एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में जम्मो सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और किशनु भैया हो आज देखा हमारे साथ में डॉक्टर एसपी सिंह जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर कर। हो काफ़ी दूर से आइन हैं और इनकर से हमन बातचीत करब कि रबी फसल कर हमन कैसे बढ़िया से बढ़िया बुआई कर सकत हन हो और पोषक तत्व प्रबंधन हमन कैसे कर सकत हन। तो डॉक्टर साहब के सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करत हन हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब राउर की बहुत बहुत स्वागत है। और देखा अब धान तो कटाई चलत भी है और कई जन कर धान कटाई खत्म भी हो गई से, तो खरीफ फसल कर हमन उत्पादन ले लेहन और अब हमन तैयारी करब रबी कर। तो रबी में हमन अगर देखब तो कौन कौन सा फसल ले सकत हन, परंपरागत भी है और कुछ नवा अगर हमन खेती बाड़ी कर सकत हन तो वो जरूर बताई। एकर अलावा हमन कैसे कैसे बुआई बढ़िया से कर सकत हन। देखिए, रबी में इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे खेत खाली हो रहे हैं धान का, तो जो संरक्षित नमी है इस नमी का लाभ लेते हुए हम बुवाई जो है जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करें और हो सके तो जब 15 नवंबर तक करें और सिंचाई की अच्छी है तो हम नवंबर के महीने तक ले सकते हैं। जिसमें जैसे अनाज वाली फसल है, गेहूं है, विशेषकर यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, तो ठंडे का जो ड्यूरेशन भी है वो भी ज़्यादा रहता है, तो उसमें गेहूं की फसल ले सकते हैं। और तिलहन में जैसे सरसों है, अलसी है, इनको ले सकते हैं। और दलहन में चना है और मसूर है, मटर है, और इनको हम ले सकते हैं। और इन लेने के लिए पहले हमको ये सुनिश्चित करना है कि इनकी उन्नतशील किस्में हमको मिले जो हमारे क्षेत्र के लिए अनुशंसित हों और उन्नतशील हों और उनकी उत्पादकता भी अच्छी हो। तो ये हमको ये सुनिश्चित करना है। और जैसे ये हमको मिल जाती हैं तो उसके तुरंत जो हमको बुवाई करनी है। और बुवाई हम जो एक बात ध्यान रखें, बुवाई जो भी करें हम पंक्ति में करें, लाइन में करें। उसके लिए एक तकनीकी है जिसको सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल बोलते हैं, जिससे कि हम बुवाई करते हैं तो उसमें बीज का के साथ साथ हमारे उर्वरकों का भी प्रतिस्थापन उसी निश्चित गहराई पर होता है, निश्चित दूरी पर होता है, जिसके कारण जो हमारे खेत में अंकुरण पश्चात जो पौधों की संख्या है पूरे खेत में समान होती है। समान होती, जब पौधों की संख्या समान होगी तो निश्चित रूप से उनकी वानस्पतिक वृद्धि भी अच्छी रहेगी और हमको उत्पादकता भी अच्छी प्राप्त होगी। तो इसके लिए उन्नतशील किस्में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्नतशील किस्में में जैसे गेहूं की हमारे यहाँ के लिए अनुसूचित किस्में हैं, जैसे लोकवन है, सुजाता है, GW 273 है, GW 322 है, GW 173 है, MP 4010 है, इनको रतन है, GW 366 है। इन किस्मों को हम यहाँ के लिए अनुसूचित किस्मों को ले सकते हैं। जैसे सरसों में है, हमारे छत्तीसगढ़ सरसों है एक जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय विकसित की गई है। अच्छा, तो उसका ले सकते हैं। एक DRMR है 13550, उसको ले सकते हैं। पूसा बोल्ड है, बरुणा है, ये पुरानी वैरायटी है, इनको भी ले सकते हैं। अलसी में जो RLC 81 है, RLC 78 है, एक RLC 133 है, RLC 143 है, एक RLC 148 है, एक RLC 153 है। और कार्तिका अलसी में इनको किस्मों को ले सकते हैं। चना में हम GG 1 है, JG 16 है, JG 14 है, 130 है, इंदिरा चना है और वैभव है, इन चना वाली ले सकते हैं। और मटर में अंबिका है, इंदिरा मटर है, एक पंत P है और 247 और अर्कल। इसी प्रकार से मसूर में IPL 81 है, 316 है, L 4727 है और CG मसूर करके एक वैरायटी है। तो इनको हम ले सकते हैं। तो इनसे हम अच्छी उन्नतशील किस्में हैं और इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित है। तो हम इनकी समय से बुवाई करेंगे सीड कम फर्टिलाइज ड्रिल से पंक्ति में। तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित गहराई पर, निश्चित दूरी पर समान रूप से बीज के साथ साथ खाद का भी प्रतिस्थापन होता है, जिससे पौधों की संख्या समान होती है, एक साथ अंकुरण होता है
तो जिससे कारण वो निश्चित गहराई पर बोने से जैसे अंकुरण होता है उसी समय से उसको पोषक तत्वों की प्राप्ति होने लगती है, और उस गहराई पर निश्चित गहराई पर होने के कारण उसको नमी भी प्राप्त होती रहती है, तो जिसके कारण उसमें जो सूखा के प्रति रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधकता है, वो भी अच्छी विकसित हो सकती है। तो हम इनको कर सकते हैं। डॉक्टर साहब रे पोषक तत्व कर बात करें जी, तो हमरे कैसे जाना है कि कौन सा फसल में कौन सा पोषक तत्व कम है और कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा है, ओकर प्रबंधन हम उचित ढंग से कैसे कर सकते हैं? जी, देखिए पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए 2 पद्धति हैं। एक तो हमारी रासायनिक पद्धति है और दूसरी है जैविक। रासायनिक पद्धति से जैसे कि हम रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, म्यूरेट ऑफ पोटाश को पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, ऐसे ही पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इसी इनका और भी सारे उर्वरक हैं, इनका हमको करते हैं। तो उसके अनुसार पहले हम ये देखना पड़ता है हमारी फसल की आवश्यकता कितनी है। जैसे गेहूं है, उसमें 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फोर और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सभी फसलों के लिए प्राय अलग अलग है। तो हम इन उर्वरकों का बीज बुवाई के समय हम का उपयोग करें, तो इसमें बुवाई के समय हमको इस प्रकार से करना है, जैसे नाइट्रोजन की आधी मात्रा का, स्फूर की पूरी मात्रा का और पोटाश की पूरी मात्रा हमको बुवाई के समय उसका उपयोग करना है। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा है, उसको हम 2 या 3 बार में उसका उपयोग हम खड़ी फसल में कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। दूसरा जहां बात आती है जैविक की, जिसको हम जैव उर्वरक भी बोलते हैं। जैव उर्वरक में जैसे कि दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु कल्चर, और ये राइजोबियम जीवाणु कल्चर प्राय सभी फसलों के लिए अलग होते हैं। मटर के लिए अलग होगा, मसूर के लिए अलग होगा, चना के लिए अलग होगा, अरहर के, सब के लिए अलग अलग होते हैं। तो हम पहले जो भी हम फसल लगाने जा रहे हैं दलहनी, तो उसमें कौन सा राइजोबियम जीवाणु कल्चर की जरूरत होगी हमको, उस जीवाणु कल्चर का हमें उससे बीज को उपचारित करें, बीज को उपचारित करके उसकी बुवाई करें। तो ये राइजोबियम जीवाणु कल्चर वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और स्थिरीकरण करके जो हमारी फसल की जो नाइट्रोजन आवश्यकता है उसको पूर्ति करते हैं। साथ ही साथ हमारे खेत की मिट्टी का नाइट्रोजन स्तर को भी बढ़ाते हैं। एक तो दूसरा है स्फोट के लिए, स्फोट को पीएसबी कल्चर, जो फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, स्फुद विलेय जीवाणु, इसका हम उपयोग करते हैं। तो इसके क्या करते हैं कि हमारी खेत की मिट्टी में जो स्फुर है, जिसको फॉस्फोरस बोलते हैं, और स्फुर की जो अनुपलब्धता है और वो उसकी उपलब्धता को बढ़ा देता है ये पीएसबी कल्चर, और उपलब्धता को इस प्रकार वो विलेय रूप में हमारे पौधों की जड़ों को उपलब्ध करा देता है, जिसके कारण पौधा उसको अवशोषित करके अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेता है, और हमारे खेत की मिट्टी में जो विलेय स्फुर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हमको ये सभी जैव उर्वरक सभी फसलों के लिए प्राय उपलब्ध है। तो इसकी बहुत बड़ी रेंज है जी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। परसों क्या हाँ, देखिए, ये तो डॉक्टर साहब बताएं कि कितना मात्रा में कौन सा खातू देना चाहिए। कहीं हमन कर ऐसा पहचान है का कि खड़ी फसल में हमरे ये अंदाज लगाए सके कि ये एकर में पोषक तत्व तो कम है कि ज़्यादा है? ये बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। हमन ला कई बार अंदाजा नहीं लगल कि हमन खातू सही देहे हन कि नहीं देहे हन। तो खड़ा फसल में कई ठो बीमारी दिखेल और पोषक तत्व कर कमी भी दिखेल। तो मुख्य रूप से हमन अगर गेहूं की बात करी और सरसों कर, मटर कर, तो हमर क्षेत्र में जो रकबा के हिसाब से हमन देखथन तो उत्पादन कुछ कम दिखेल।
तो एकर पीछे यही कारण है, बीमारी और पोषक तत्व प्रबंधन कर कमी है कि कुछ और कारण है? ये दोनों चीज़ हैं। एक तो पोषक तत्व प्रबंधन का सबसे बड़े, एक आपको बड़ा आश्चर्य होगा, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की और विशेषकर सरगुजा जो क्षेत्र है उसकी, यहाँ की मिट्टी जो है, जो भाटा अधिक है, भाटा जिसको छत्तीसगढ़ में बोलते हैं भाषा भाटा मिट्टी, उसके बाद दूसरी वो है मटासी है, तो डोरसा है, और कन्हार बहुत कम है। यहाँ की मिट्टियों की जो प्रकृति है वो अम्लीय है, अम्लीय है। अम्लीय जो भी देखा गया, जैसे परिणाम आए हैं जो स्वास्थ्य कार्ड जो बने हैं उसके अंतर्गत, कि उसमें हल्की अम्लीय से लेकर के और वो बहुत प्रबल अम्लीय तक मृदाएं हैं। और जो मृदाओं की ये प्रकृति ऐसी होती है, जो अम्लीय मृदा होती हैं उसमें पोषक तत्व प्रदाय करने की क्षमता बहुत कम होती है। अच्छा। पोषक तत्व उपलब्ध हैं मिट्टी में, मृदा में, अच्छा, पर लेकिन वो अउपलब्ध, अपर्याप्त मात्रा में, अउपलब्ध, अनअवेलेबल, फसल मन खींच नहीं पा रहा, नहीं उसको तो उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको क्या है कि उसके लिए हमको मृदा सुधारकों की जरूरत होती है। मृदा सुधारक में जैसे चूना की आवश्यकता होती है जो अम्लीय मृदाओं के लिए विशेषकर, तो हम उसके अनुसार जो है पहले उसका मिट्टी परीक्षण कराएं। मिट्टी परीक्षण परिणामों के आधार पर हम चूने की मात्रा जो निर्धारित मात्रा है तो उसका हम उपयोग करें, जिसके कारण मृदा का प्रकृति जो है उसका माध्यम जो परिवर्तित होगा, तो उसमें उसकी जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनकी प्राप्यता बढ़ जाएगी, उपलब्धता बढ़ जाएगी, तो जिससे हमारा पौधा जो है उसको वहाँ से अवशोषित कर लेगा। तो ये है पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जो पोषक तत्वों के कुछ के सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, एक समान जैसे होते हैं, जैसे गंधक है, उसका कलर पीला रंग कलर रहता है, उसकी मतलब कमी का, और इसी प्रकार नाइट्रोजन की कमी का भी रहता है। लेकिन जब तक हम उसका प्रॉपर उसका डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तो उसका वो नहीं हुआ। जैसे हमने समझा कि ये नाइट्रोजन की कमी है और हम यूरिया का उपयोग करते हैं, लेकिन उससे वो पीलापन खत्म नहीं होगा, जब क्योंकि वो कमी इस गंधक की है। मैंने खाली पता ही मतलब पहचान के ध्यान होकर उपचार तो इसके लिए सबसे अच्छा है एक लीफ कलर चार्ट आता है, लीफ कलर चार्ट आता है। उस लीफ कलर चार्ट में दिया होता है हर किसी पोषक तत्व का कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण उसका रंग कैसा होता है। यदि हम उस लीफ कलर चार्ट को उस पौधे के पास ले जाते हैं, उस पत्ती के पास ले जाते हैं और उससे रंग से उसके मैच करते हैं, तो हमको ये पता चल जाता है कि इस हमारी फसल में अमुक पोषक तत्व की कमी है। अच्छा, लीफ कलर चार्ट से। ये बहुत आसान तरीका है और उसको हम उसको आपूर्ति करते हैं खड़ी फसल में, तो वो थोड़ी सी 1 सप्ताह में 15 दिन में वो कमी दूर हो जाती है, और जिसके कारण हम ये इस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं। जी, पहचानना बहुत जरूरी है। और कृष्णो भैया, मुझे लगत है कि विशेषज्ञ जो बताते हैं वो बहुत काम कर बात रहे, ओला समझना चाहिए। अंदाज से हमन यूरिया डाल देवो, जिंक बताइन डॉक्टर साहब तो जिंक डाल देवो, तो वो सही तरीका नहीं कहीं दूसरा चीज कर कमी है और दूसरा चीज हम डाल दें तो फसल को नुकसान पहुंचे। मैं कहते रहे डॉक्टर साहब, हमन ये कार्यक्रम में एक ठो गीत भी सुनवा था जी, तो राहुल ला भी गीत सुनवा थी और हमारे सुनवैया भैया बहनी मन भी सुनी तो बढ़िया लगी। तो कृष्ण भैया गीत सुनती लगी तो मैं बंदा था दिन रात वो मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर ठैया भूया, जय होवे तो। मैं बंदा था दिन रात वो मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर ठैया भूया, जय होवे तो। मैं बंदा था दिन रात वो मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर ठैया भूया, जय होवे तो। उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लागो, उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लागो। सूरजो तुम करो वारती गंगा पाँव पखारो, सूरजो तुम करो वारती गंगा पाँव पखारो। फिर काया फूल चढ़ावा वो मोर धरती मैया,
हाय रे मुरझैया भुइया जय हो वै तोर। मैं बंदा था दिन रात वो मोर धरती मैया जय हो वै तोर। मुरझैया भुइया जय हो वै तोर। कोरा सब जीव जंतु के घर दुआर यौ डेरा। कोरा सब जीव जंतु के घर दुआर यौ डेरा। कहीं हमन के सुख दुख यौ ये जिंदगी के घेरा। कहीं हमन के सुख दुख यौ ये जिंदगी के घेरा। तुर माया मजग दुलराम वो मोर धरती मैया हाय रे मुरझैया भुइया जय हो वै तोर। मैं बंदा था दिन रात वो मोर धरती मैया जय हो वै तोर। मुरझैया भुइया जय हो वै तोर। राजा प्रजा देवी देवता सुर को रामायण। राजा प्रजा देवी देवता सुर को रामायण। जैसन सेवा करीन तोर वो तैसन फल्ला पाइन। जैसन सेवा करीन तोर वो तैसन फल्ला पाइन। तोर महिमा कतक बखाना वो मोर धरती मैया हाय रे मुरझैया भुइया जय हो वै तोर। मैं बंदा था दिन रात वो मोर धरती। ये रहीस गीत और उम्मीद करत हन कि जम झन लाए गीत पसंद आई सोई। और हमन जो बात करत रहन किसनु भैया हाँ। रबी फसल कर तैयारी के बारे में, तो हमन बुआई के बारे में बात कर ले हन और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात कर ले हन। एक ठो मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहत रहन कि अलसी कर जो हमन बुआई करथन डॉक्टर साहब, तीसी कर हमर क्षेत्र सरगुजा में काफ़ी संख्या में एकर खेती बाड़ी करथे लोग। तो एकर जो बुआई का तरीका है, एक ठो उतेरा भी कथें, एक ठो धान लगल है तो उमें भी कर सकत है नमी कर उपयोग करके। तो एकर कौन सा 2-3 ठो विधि है जिला अपना सकत है? इसमें सबसे अच्छी विधि ये है कि हम पंक्ति में बुवाई करें, खेत की तैयारी करें और खेत की तैयारी करने के बाद उसको सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से उसकी बोनी करें, सुनिश्चित करें। और बुवाई के समय हम आधी मात्रा नत्रजन की और स्फुर आदि और पूरी मात्रा स्फुर और पूरी मात्रा पोटास की बुवाई के समय देते हैं। और इसमें विशेष ध्यान ये रखें कि जब बुवाई करें तो उसमें हम हो सकता है तो हमको कम से कम जैव उर्वरकों का भी हम प्रयोग करें। जैव उर्वरक जैसे पीएसबी कल्चर है उसका हम निश्चित रूप से प्रयोग करें। तो पीएसबी कल्चर से उसकी स्फूर्त की ओबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि रासायनिक उर्वरकों की मैं भी प्रबंधन की बात कर रहा था, और जैसे दलहनी फसलें हैं, सॉरी तिलहनी फसलें जैसे सरसों हैं, सरसों में जैसे किसान भाई ज़्यादातर डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी जिसको ना बोलते हैं उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन उसकी जगह पर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसको राखड़ खाद भी बोलते हैं उसका यह प्रयोग करते हैं। तो उसमें 16% स्फुर और 12% गंधक और 21% कैल्शियम की प्राप्ति होती है। और जितनी भी हमारी तिलहनी फसलें हैं उसमें गंधक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और क्योंकि वो उसका सीधा संबंध जो है ऑयल क्वालिटी से होता है, ऑयल क्वालिटी से होता है। तो उसमें हमको 12% सिंगल फॉस्फेट में हमको गंधक मिल रहा है। तो और गंधक की कमी हमारी पूरी हो रही है। तो इससे कारण हमको उसका प्रयोग करना चाहिए डीएपी के स्थान पर। और जैसे और भी बहुत सारे रासायनिक जैव उर्वरक हैं, उनमें हम जैसे जिसका सल्फर वाला भी जैव उर्वरक है, पोटास वाला भी है, जिंक वाला भी है, इनका हम प्रयोग करेंगे तो हमारी रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी आएगी। तो जिससे हमारी आर्थिक बचत भी होगी। आर्थिक बचत होगी। आर्थिक बचत होने के साथ साथ हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मृदा की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, मृदा की जो उत्पादकता है या कह सकते हैं उर्वरता है वो भी उसमें भी विकास होगा। तो हमको ये जितने भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है हम जो एक बार मिट्टी परीक्षण परिणामों के आधार पर करें और संतुलित मात्रा में करें। ऐसे नहीं कि बिना उसके
हम बहुत यहाँ मैंने देखा है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है तब भी वो यूरिया छिटक रहे हैं, ज़्यादा उपज बेटा ही करके डाल देते। जिससे क्या होता है कि ज़्यादा यूरिया का उपयोग करने से क्या है कि हमारी फसल में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाती है, कोमलता आ जाती है, और कोमल आ जाने से कारण उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और जरा सी पानी या हवा या उसके कारण जो गिर भी जाती है, और जिसके कारण हमारे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का भी अटैक ज़्यादा हो जाता है। तो उस स्थिति में हम यूरिया का उपयोग संतुलित मात्रा में करें, लेकिन पोटाश जरूर करें। जो पोटाश डालने से क्या है हमारी फसल में रेजिस्टेंस डेवलप होती है, प्रतिरोधक, और प्रतिरोधकता जो है हमारी जितने कीट हैं और रोग हैं उनके प्रति होती है, तो हमारी फसल में कीट और रोग भी नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम प्लांट वे में हम कृषि के प्लानिंग करते हैं तो उससे हमको लाभ अच्छा प्राप्त होता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब कई ठो बीमारी भी लगल, और जैसे गेहूं है, मटर है, सरसों है, में कौन कौन सा बीमारी लगल हमन ला मुख्य रूप से जो ध्यान देना चाहिए? देखिए गेहूं में रस्ट नाम की बीमारी लगती है, रस्ट की लगती है, तो उसके लिए रस्ट का को समय पर उसका या डायग्नोसिस हो जाती है, तो उसके लिए हम उसका वो एक फफूंदी नाशक बीमारी है, तो फफूंदी नाशक दवा का हम प्रयोग करके उसको कर सकते हैं। दूसरा बात है कि उसके लिए हमको एक रेजिस्टेंट वेराइटीज को इम्प्रूव रेजिस्टेंट वेराइटी है उसका हमको चयन करना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी बताई हैं उनमें वो वेराइटी जो है हमारे इस क्षेत्र के लिए रस्ट रेजिस्टेंट है उसकी प्रकार से। इसी प्रकार से हमारे जैसे दलहनी फसलों में, चना में, मटर में, इनमें एक उकटा रोग सुना होगा आपने। उकटा जो है क्या है, उकटा कई प्रकार का होता है, वो होता फफूंदी है, जिसमें फ्यूजेरियम बिल्ट भी होती है, राइजोटोनिया भी होती है, कॉलर रोट भी होती है। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या है कि एक FIR सिस्टम होता है। FIR का पहले फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, इन 3 से हम बीज को उपचारित करके बुवाई करते हैं, तो जिसमें ये उकटा वाली बीमारी हमारी फसल में नहीं आती है। तो इससे हमको बीज को उपचारित एक बार ऐसी FIR सिस्टम में फफूंदी नाशक दवाई से, कीटनाशक दवाई से और राइजोबियम जीवाणु कल्चर से करें, तो इस प्रकार का नहीं होता है। डॉक्टर साहब जो हमार समय हो जाते कार्यक्रम का, लेकिन चलते चलते हम जरूर कुछ जरूरी बातचीत करब। और जैसे कि हम जानते हैं केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है दलहन तिलहन विकास कार्यक्रम, और वो एकर से है कि हमार क्षेत्र में जो उत्पादन है, जो स्थानीय जो घरेलू उत्पादन है वो कम है। अभी भी हमन ला तेल बाहर से मंगाना पड़ेल, विदेश से मंगाना पड़ेल, और वही हालत दलहन कर भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमन ला मिले, कम लागत में मिल सके, और हमन ला रोग राई से भी कम निपटना पड़े, तो का हमन उपाय करी कि हमन ला उत्पादन बढ़िया मिले और हमन ला निर्भरता है, विदेशी आत्मनिर्भरता है, वो कम से कम हो सके? इसके लिए सबसे पहले यह है कि जो हमारे पास उन्नतशील किस्म है उनको उनकी एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती है। हम उस पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को हम पूरी तरह से अपनाएंगे, समय से बुवाई करेंगे, उन्नतशील किस्मों के साथ करेंगे, और उसकी बुवाई जो है एक तकनीकी से जो लाइन में पंक्ति में बुवाई करेंगे और समय से करेंगे। कृषि में एक कहावत है कृषि के लिए, एवरीथिंग कैन एल्स वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो इसमें समय से हमको सब करना है कार्य, और समय से न करने से इसके आपको एक जो हमारे अनुसंधानों में ज्ञात हुए हैं, एक दिन की बुवाई लेट करने से, एक दिन की, मात्र एक दिन की, उससे हमारा 1 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज कम हो जाती है।
एक दिन के करने से 1 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज कम हो जाती है। आप किसी भी कमोडिटी का, किसी भी फसल का 1 कुंटल का कॉस्ट निकालिए, जैसे धान की निकाल लीजिए, MSP के आधार पर 3100 रुपये है। हम 1 दिन लेट लगाने से 3100 रुपये का नुकसान हो गया आपका प्रति हेक्टेयर। इसी प्रकार से दलहन में, तिलहन में, अनाज सब में इसी प्रकार से इतना नुकसान होता है। तो इसके लिए हम एक जो हमारी जो उसकी पैकेज और प्रैक्टिस को अपनाते हुए समय का विशेष ध्यान रखें। जैसे हमारे गेहूं को हम लगाना है तो हमको 15 नवंबर तक हमको गेहूं की बुवाई सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, और उसके बाद हमको करना है, मतलब 30 नवंबर तक करना है। तो उस स्थिति में हमारे लेट सोन हम वैरायटी कौन सी है तो उनका हम करें। उसमें एक बात विशेष ध्यान रखना है यार, हमारे पास जो संसाधन है, जैसे सिंचाई है, सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई है। सिंचाई हमारे पास कितनी है? सिंचाई के आधार पर हमको कम अवधि वाली फसलों का चयन करना है, कम अवधि वाली, जिससे कि जिसको शॉर्ट ड्यूरेशन वाली बोलते हैं, तो उनका हम किस्मों का करना है, और वो हाई यील्डिंग हो, इम्प्रूव्ड हो, हमारे क्षेत्र के लिए अनुशंसित हो। जब इनको हम एक अच्छी पैकेज और प्रैक्टिस के साथ अपनाते हैं तो जो गैप है जो हम बाहर से आयात करते हैं तो वो हमारी समस्या यहाँ खत्म हो सकती है, कम कर सकते हैं उसको, उस पर निर्भरता हमारी कमी आ सकती है। लेकिन इसके लिए हमको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, यही सब पूरा। डॉक्टर साहब मैं कहते रहन कि जैसे गेहूं में हमन ला सिंचाई प्रबंधन देखना पड़े जी, कितना सिंचाई हमारे पास है, तो एक बारे में हमन ला जानकारी दे देते हैं। और जो हमन देखत हैं कि जैसे जैसे ठंडा बढ़ेल तो रबी फसल में कुछ कोहरा कर भी समस्या रहेल, तो एकर उपाय हमन का करें? देखिए, पहले तो गेहूं में सिंचाई 5 या 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक सिंचाई हमको कम, जिसको बोलते हैं CRI बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, हमको क्रांतिक जड़ अवस्था में हमको एक सिंचाई देनी पड़ती है जो 20-21 दिन पर देनी होती है, 20-21 दिन पर। उसके बाद में हमको 40 दिन पर, 35-40 दिन पर, ऐसी प्रकार से 35-40 दिन पर 5 देनी होती हैं, जिसके कारण हमारी फसल को जो आवश्यकता होती है उसके साथ। दूसरी बात, जहां आप पाले की बात की आपने, पाले में जब हमारे खेत में हम पानी देते हैं, हमारे खेत में पर्याप्त नमी होती है तो पाले का प्रभाव कम होता है। अच्छा। यदि हमारे खेत में नमी नहीं है, पर्याप्त नमी नहीं है, तो हम उस पाले का प्रभाव ज़्यादा होता है। यदि इस स्थिति, जब ऐसी स्थिति है फिर भी हमको पाले से बचाना है तो हमको शाम को कुछ खेत के जिस डायरेक्शन से हवा का फ्लो रहता है, वायु प्रभावित होती है, उस डायरेक्शन में हमको वहाँ कुछ धुआं वगैरह इस प्रकार से कर देना चाहिए, जिसके पाले का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है हमारे फसल में जो पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम उसको, अपनी फसल को बचा सकते हैं। देखा किशनु भैया, बहुत बढ़िया हमन के आज जानकारी मिली से रबी फसल के बारे में, तो वही अनुसार हमन के तैयारी भी करना है और बढ़िया उत्पादन लेना है। मैं कहते रहे कि कुछ मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर बातचीत कर ली थी, तो मंडी कार्यालय से जो जानकारी भेटाई से ओकर हिसाब से रामतिल कर जो मूल्य है 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो कर है 3250 रुपये, सरसों कर 5655 रुपये प्रति क्विंटल, अलसी कर 5600 रुपये प्रति क्विंटल है। और मौसम कार्यालय से जानकारी के अनुसार आज अधिकतम तापमान रही 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 14 डिग्री सेल्सियस। कल अधिकतम तापमान रही 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 14 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कल और आज में कोई फर्क नहीं है किस्नु भैया, लेकिन मैं कहते रहे कि हमन मौसम आधारित कुछ कृषि परामर्श भी देते हैं, तो आज बढ़िया मौका है, डॉक्टर साहब उपस्थित हैं, तो डॉक्टर साहब से हमन अनुरोध करत ही कि मौसम अनुकूल जो अभी कर जो मौसम चलता है ओकर हिसाब से जो कृषि परामर्श है वो राउर दे देते तो बड़ा बढ़िया रहती है। इसमें देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि हमको जो इस दिन में गर्मी काफ़ी अच्छी रहती है, अच्छा टेम्परेचर रहता है, जैसे आपने बताया 30 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमको बुवाई करेंगे तो इस टेम्परेचर से हमारी फसलों का अंकुरण अच्छा होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा दिन में, उस समय हमारा अंकुरण प्रतिशत सबसे कम होता जाएगा, अंकुरण प्रतिशत कम होता जाएगा। और तो ये हम पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमको जो खेत है स्थिति, उसको हम जुताई करके उसमें पाटा लगा दें, जिसके अगर नमी संरक्षित रहे, और नमी संरक्षित के साथ उसके साथ तापक्रम भी हमारा संरक्षित रहता है, और जो कि हमारे बीज के अंकुरण के लिए उचित होता है। इस प्रकार ये सब हमको करना है। और इसमें विशेषकर
किसी के किसान के पास या गोबर की खाद या कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट इस प्रकार की खाद हैं तो उसको जुताई के समय ही खेत में मिला दें पर्याप्त मतलब अच्छी तरह से, जिसके कारण हमारी खेत की मिट्टी का तापक्रम और थोड़ा सा उस बढ़ जाएगा और जर्मिनेशन में उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमको प्राप्त होता है। जी, ये रहीस मौसम आधारित कृषि परामर्श और बहुत बढ़िया रहीस किस्नु भैया। डॉक्टर साहब के बात में कुल मिला के मैं समझेन कि समय ला भी हमन ला देखना पड़ी कि कब खेती, कब बुआई, कब कटाई, हमन के कब खातू डालना है, ये बहुत जरूरी है। और तभी हमन ला जितना मेहनत हमन करते हैं ओकर परिणाम बढ़िया मिल पाही। तो आज डॉक्टर साहब ला बहुत बहुत धन्यवाद करत ही, बलरामपुर से आए रहीन, बड़ा मेहनत करके आए रहीन और बहुत बढ़िया जानकारी विस्तार पूर्वक देहीन है। फिर आगे जब भी मौका मिली राउर से जरूर बातचीत करब महत्वपूर्ण विषय पर, और आज धन्यवाद करब। तो आपका भी बहुत बहुत ये कार्यक्रम कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।